महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। आज के इस वीडियो में बच्चों हम 50 से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो तैयार हो जाओ मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। चलिए देख लेते हैं आपके गद्य और काव्य यानी गद्य और पद्य दोनों से भी इंपॉर्टेंट जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं बच्चों, आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में पहला और दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो 5-5 यानी 10 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर इसमें दिक्कत है तो आज एकदम से इसका हम निपटारा कर देते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन पहले हम देखेंगे कि हिंदी गद्य साहित्य के सारे क्वेश्चन को पहले कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, और इसमें से अधिकांश क्वेश्चन बच्चों आपके हर साल पूछे जाते हैं घुमा फिरा कर। तो आज की ये वीडियो बस कंप्लीट देखने की जरूरत है और कुछ नहीं। पहला क्वेश्चन है कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। तो देखिए यहां पर हम आपको बताएंगे अभी किस टाइप के क्वेश्चन और भी बनते हैं। तो किस विधा की रचना है? ऑप्शन है जीवनी साहित्य, कहानी, या फिर डायरी, या फिर आत्मकथा। तो एक तो हो गया किस विधा की रचना है। दूसरा पूछेगा कि मेरी असफलताएं किसकी रचना है, या फिर भाई इनके लेखक का नाम दे देगा, इनकी कौन सी रचना है, तो उसमें यह ऑप्शन रहेगा। तो कई तरीके, एक ही क्वेश्चन को 2-2, 3-3 तरीके से घुमाकर पूछता है, बट आज हम हर एक टॉपिक से रिलेटेड सारी बातें एकदम क्लियर कर देंगे। तो बच्चों मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, तो यह है आत्मकथा। अब ये आत्मकथा है। अगर यहां से हम बात करें बच्चों, देखें तो भाई अगर पूछ लिया जाए ये किसकी रचना है, ये जो मेरी असफलताएं हैं, तो ये आत्मकथा है किस भाई किनकी आत्मकथा? तो बाबू गुलाब राय। किसकी है बच्चों? बाबू गुलाब राय जी की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक। तो ये विकल्प सही हो जाएगा। अगला है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। तो इस क्वेश्चन को भी हमने करवाया है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? आपके ऑप्शन है भाग्यवती, परीक्षा गुरु, कंकाल, या फिर इंदुमती। तो बच्चों हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास है वो माना जाता है परीक्षा गुरु को। किसको? परीक्षा गुरु। ये हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है रसगुल्लों। अब हम यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि परीक्षा गुरु के लेखक कौन है। भाई ये भी जानना बेहद जरूरी है, ठीक है। तो परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? तो परीक्षा गुरु के बच्चों लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। कौन है? तो लाला श्रीनिवास दास जी हैं। अब एक चीज और आपको दिख रहा है बच्चों, इसमें एक क्वेश्चन और दिख रहा है इंदुमती। तो इंदुमती क्या है? ये प्रथम कहानी है। तो इंदुमती के बारे में बच्चों फैक्ट जानिएगा, ये क्या है? तो ये प्रथम कहानी है। अगर प्रथम कहानी आ जाता है इंदुमती, ठीक। प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। प्रथम कहानी कौन है? इंदुमती। और यहां से एक क्वेश्चन और भी बनता है बच्चों कि भाई इंदुमती के लेखक कौन है? तो किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। कौन है बच्चों? किशोरी लाल गोस्वामी जी। किशोरी लाल गोस्वामी। अब आप देख रहे होंगे कि यहां पर कितने क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, इसीलिए आज हम एकदम गहराई में जाकर के सबका भांडा फोड़ने वाले हैं, है ना। प्रथम मौलिक उपन्यास बच्चों परीक्षा गुरु। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, या फिर कहेगा परीक्षा गुरु क्या है, तो ऑप्शन दे देगा कहानी है, नाटक है, उपन्यास, ऐसे करके ही प्रथम कहानी, प्रथम नाटक, प्रथम उपन्यास ऐसे करके दे देगा, ठीक। ये परीक्षा गुरु। या फिर पूछेगा कि भाई परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, तो इसमें आप याद रखिएगा लाला श्रीनिवास दास। और उसके बाद इंदुमती क्या है? तो ये प्रथम कहानी है, ठीक। किसने रचा भाई इसको, मतलब इसको किसने लिखा? किशोरी लाल गोस्वामी जी ने। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। बाकी बच्चों जो सही हैं तो वो हम लगा रहे हैं। इसमें ये वाला विकल्प सही है, इसमें ये विकल्प सही है, ठीक है। चलिए जल्दी से छापते चलिएगा। हो गया ना। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर बच्चों, मतलब क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। तो हिंदी प्रदीप के संपादक कौन हैं? याद रखना आपके ऑप्शन है बाल कृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, या फिर ठाकुर जगमोहन सिंह, या फिर राजा शिव प्रसाद जी। चलिए देखते हैं कि हिंदी प्रदीप
का संपादन किसने किया था? तो भाई हिंदी प्रदीप किसकी रचना है? तो हिंदी प्रदीप का संपादन किया था बालकृष्ण भट्ट जी ने। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस विधा की रचना है? ये भी देखिए, ये सब क्वेश्चन ना हर साल पूछे जाते हैं। कोई भी ईयर का पेपर उठाओगे ना, इतने इतने सेट बनते हैं आपका। अगर हम देखें मिलाकर के दोनों में, ठीक, एक तो होता है सामान्य हिंदी, दूसरा साहित्यिक, यानी 13-14 सेट बनते हैं, तो सब में फेंक देता है इसको इधर उधर करके। ठीक, अब चिंतामणि किस विधा की रचना, इसकी विधा पूछ लिया है। ऑप्शन है निबंध, डायरी, या फिर जीवनी, या फिर आत्मकथा। तो चिंतामणि क्या है बच्चों? तो चिंतामणि है निबंध। क्या है? तो ये है चिंतामणि निबंध है। अब यहां से क्वेश्चन और बनेगा बच्चों कि चिंतामणि ये जो है भाई, चिंतामणि निबंध के लेखक कौन है? तो चिंतामणि निबंध के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक, रामचंद्र शुक्ल। तो यहां से आपका ये भी तैयार हो जाएगा भाई कि ये चिंतामणि है, क्या है? निबंध है। या फिर कहेगा चिंतामणि निबंध के लेखक कौन है, तब पूछेगा तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इतना याद रखना। क्लियर हो गया? चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि आवारा मसीहा किसकी रचना है? आवारा मसीहा किसकी रचना है? आपके ऑप्शन दिख रहे हैं बच्चों, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, या फिर प्रभाकर मिश्र, या फिर विष्णु प्रभाकर, या फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। तो कौन से भाई ये हो जाएगा, कौन सा विकल्प सही होगा बच्चों? तो आवारा मसीहा किसकी रचना है? तो ये विष्णु प्रभाकर जी की रचना है, और एक बहुत ही फेमस रचना है इनकी। ठीक, ये काफी ज्यादा प्रचलित रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है? तो राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है? विकल्प आपके हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या पंडित दीनदयाल उपाध्याय, या फिर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो बच्चों ये राष्ट्र का स्वरूप जो है ये भाई किसकी रचना है, अर्थात कि इसके लेखक कौन है? ठीक, ये राष्ट्र के स्वरूप के लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। अब वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि राष्ट्र का स्वरूप किस विधा की रचना है? तो याद रखना ये चीज दे दिया है पहले से, तो ये बच्चों निबंध है। ठीक, तो यही तो होता है, यही घुमा फिरा कर देता है और बच्चे इसी में उलझ जाते हैं। बट आपको नहीं उलझना रसगुल्लों। ठीक, अच्छे से बस इसको समझ लेना कॉन्सेप्ट एक बार, क्योंकि अब तो वक्त नहीं है, इस समय बस प्रैक्टिस की जरूरत है ज्यादा से ज्यादा आपको। क्लियर हो गया? चलिए बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम। अगला क्वेश्चन चलिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि निंदा रस निबंध के लेखक कौन है? निंदा रस निबंध के लेखक कौन है? विकल्प आपके हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, या मुंशी प्रेमचंद, या फिर हरिशंकर परसाई, या फिर जैनेन्द्र कुमार। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है लगातार बच्चों। तो निंदा रस, ठीक, ये किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई जी की। हरिशंकर परसाई जी की। और ये निंदा रस है क्या बच्चों? अगर भाई यहां से पूछा जाए क्या है, तो निंदा रस क्या है? ये देखिए दिया है, ये निबंध है। ठीक, तो इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निंदा रस किस विधा की रचना है? तो याद रखना ये निबंध है। ठीक है बच्चों, ये क्या है? तो ये एक निबंध है। अगला क्वेश्चन कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? देखिएगा मिल गया क्वेश्चन। हिंदी का भाई प्रथम नाटक भी हमें पता चलने वाला है। अब भाई हमको पता है कहानी कौन सी है और उपन्यास कौन सा है, हम वो चीज देख चुके हैं बच्चों। अब यहां पे है कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन है? तो हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है बच्चों? ऑप्शन है भारत दुर्दशा, नहुष, या फिर ना आने वाला कल, या फिर चंद्रगुप्त। तो कौन सा हो जाएगा? नहुष। ये बच्चों क्या है? हिंदी का प्रथम नाटक है। ठीक, अब एक चीज याद रखना बच्चों, एक चीज याद रखना। चलिए एक फ्रेम में निपटा देते हैं, अब टेंशन नहीं लेना रसगुल्लों। ये चीज आप अच्छे से समझना बच्चों कि जहां हमने क्या बताया, आपको ये याद रखना होगा कि भाई प्रथम नाटक कौन सा है, प्रथम नाटक कौन सा है, दूसरा प्रथम उपन्यास कौन सा है, उपन्यास कौन सा है, और उसके बाद क्या है, एक है कि प्रथम
उस कहानी, ठीक है, ये इतना चीज, ये 3 चीज आपको याद रखना होगा। अब बात करें तो प्रथम नाटक कौन सा है, कि तो भाई आ गया हिंदी का प्रथम नाटक नहुस है। कौन सा है बच्चों? नहुस। और नहुस की बात करें तो ये किसकी रचना है? तो नहुस किसकी रचना है? तो ये है भाई बाबू गुलाब चंद्र, ठीक, ये है गुलाब चंद्र जी की, गुलाब चंद्र, गुलाब। और प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो भाई प्रथम उपन्यास अभी आपने कौन सा देखा बच्चों? तो प्रथम उपन्यास कौन सा है बच्चों? तो परीक्षा गुरु है। कौन सा है बच्चों? परीक्षा गुरु। अब परीक्षा गुरु है, इसकी बात करें तो ये किसकी रचना है? तो भाई परीक्षा गुरु किसकी है? श्रीनिवास दास की, श्रीनिवास दास जी की, लाला श्रीनिवास दास जी की है। अब उसके बाद प्रथम कहानी है। प्रथम कहानी कौन सी है बच्चों? तो प्रथम कहानी है इंदुमती। इंदुमती याद रखना, ये तीनों चीज याद रखना बच्चों, इंदुमती। अब इंदुमती किसकी रचना है? तो भाई किशोरी लाल गोस्वामी जी की, किशोरी लाल, ठीक, गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी जी की रचना है। ये सब चीज बेहद जरूरी है कि प्रथम नाटक कौन सा है, प्रथम मौलिक उपन्यास ये होता है, और प्रथम कहानी कौन सी है। तो नाटक, उपन्यास, कहानी तीनों आपको याद रखना होगा। भाई नहुस नाटक है प्रथम, उसके बाद परीक्षा गुरु उपन्यास है, प्रथम कहानी कौन सी बच्चों? इंदुमती। और इनके साथ ही साथ लेखक, ये अपने माइंड में एकदम रख लीजिए, क्योंकि इनमें से कोई एक छपेगा पेपर में, ठीक है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, कि पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह के लेखक कौन है? यानी पृथ्वी पुत्र जो है ये निबंध किसका निबंध है? आपके ऑप्शन है डॉक्टर संपूर्णानंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो भाई ये पृथ्वी पुत्र वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है। और भाई ये पृथ्वी मतलब जो पुत्र है, ये पृथ्वी पुत्र अगर बात करें किस विधा की रचना है, तो भाई विधा में आप देख रहे हैं ये निबंध है, ठीक। तो यहां से ऐसे भी पूछ सकता है कि भाई ये किस विधा की रचना है, तो निबंध है बच्चों। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन की भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार कौन है? भाषा और आधुनिकता भाई किसकी रचना है? देखिए यहां से भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि ये एक निबंध है, इसलिए बच्चों हमने हर एक क्वेश्चन के पीछे जो चीज वो है वो लिख दिया है, ताकि ये माइंड में रहे। अगर आ भी जाता है किस विधा की रचना है, तो ये भाषा और आधुनिकता क्या है? निबंध है। और इसके रचनाकार कौन है? विकल्प है हरिशंकर परसाई, वासुदेव शरण अग्रवाल, या फिर मोहन राकेश, या फिर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो इसका विकल्प हो जाएगा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ऑप्शन ये जो है आपका 4 क्या है? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों हर साल पूछा गया है। आप 2020 से देखेंगे ना, 21, 22, 23 में घुमा फिरा कर पूछा है इसको, ठीक। तो क्वेश्चन है कि शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? तो विकल्प आपका है भीष्म शाहिनी, दूसरा जय शंकर प्रसाद, तीसरा अज्ञेय, और चौथा है भगवती चरण वर्मा जी। तो ये शेखर एक जीवनी किसकी रचना है बच्चों? तो ये है अज्ञेय जी की रचना। किसकी रचना है? अज्ञेय जी की रचना है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की आनंद कादंबिनी के संपादक कौन है? आनंद कादंबिनी के संपादक कौन है, ये भी पूछा है 2023 में। तो आपके ऑप्शन है कि बाल कृष्ण भट्ट, अगला है बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, या फिर लल्लू लाल, या फिर कह रहा है कि बच्चों रामचंद्र शुक्ल जी। तो इसका विकल्प कौन सा होगा? बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, ठीक। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन के द्वारा संपादित ये आनंद कादंबिनी, ठीक, इनकी क्या है मतलब इनका ये संपादक है। इसका संपादन किसने किया? प्रेम घन जी ने किया। क्लियर हो गया। चलिए बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 गौर से देखिएगा, बोल रहा है कि सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? ये लगातार 2022 में बात करें तो 2 से 3 सेट में आया था, लेकिन 23 में नहीं पूछा गया था। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? आपके ऑप्शन है द्विवेदी युग, या फिर मतलब भारतीय युग, या फिर द्विवेदी युग, या फिर छायावादी युग, या फिर प्रगतिवादी युग। तो बच्चों सरदार जो पूर्ण सिंह है
भारतों नहीं है, छायावादी नहीं है, इसमें का है ये, ठीक। खा, ये खा जो होगा आपका सही विकल्प हो जाएगा, यानी द्विवेदी युग के ये क्या हैं, लेखक हैं। बात समझ में आई। चलिए अगला है कि कवि वचन सुधा के संपादक कौन है। कवि वचन सुधा का संपादन किसने किया था। आपके ऑप्शन है बाल कृष्ण भट्ट, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र, या फिर कह रहा है कि प्रताप नारायण मिश्र, या फिर बच्चों बद्रीनाथ चौधरी, ठीक, प्रेमधन मतलब प्रेमघन। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है बच्चों। ऑप्शन ये खा क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। चलिए तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि प्रेमचंद्र का उपन्यास कौन है, यानी मुंशी प्रेमचंद्र जी का उपन्यास इनमें से कौन सा है। आपके ऑप्शन है कंकाल, तितली, गोदान, या फिर इरावती। याद रखना बच्चों ये किसकी रचना है, तो भाई ये है जयशंकर प्रसाद जी की। तितली भी जयशंकर प्रसाद जी की है, इरावती ये भी जयशंकर प्रसाद जी की आधी अधूरी, ठीक, रचना है। ये भी क्या है, इनका आधा अधूरा उपन्यास होता है। और बाकी बात करें मुंशी प्रेमचंद, ये गोदान है, ठीक। ये तो हमने बताया कि भाई सबके सब ये जयशंकर प्रसाद जी के हैं, तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना भी यहां से पता चल गई। और ये क्या है, गोदान, भाई गोदान गबन सेवा सदन रंग भूमि कर्म भूमि निर्मला करबला, जितनी है सब मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। कौन, गोदान गबन सेवा सदन रंग भूमि कर्म भूमि निर्मला, ये सारी की सारी रचना मुंशी प्रेमचंद्र जी की है। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं भाई कि जन्मेजय का नाग यज्ञ नाटक के रचनाकार कौन है। जन्मेजय का नाग यज्ञ, भाई ये जो नाटक है, देखिए आ गया बच्चों, किस विधा की रचना अगर पूछ लिए तो नाटक तो है। अब ये किसने भाई इसको क्या है रचा, यानी ये किसके, इसके रचनाकार कौन है जन्मेजय के नाग यज्ञ के। विकल्प है हरि कृष्ण प्रेमी, और खा वाला है आचार्य चतुरसेन शास्त्री, या फिर जयशंकर प्रसाद, या फिर सेठ गोविंद दास। तो बच्चों जन्मेजय का जो नाग यज्ञ है ये जयशंकर प्रसाद जी की क्या है, रचना है, यानी ये जयशंकर प्रसाद जी का क्या है, एक प्रमुख नाटक होता है। क्लियर हो गया। चलिए अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो जम के लाइक कर दीजिए बच्चों। आपसे शिकायत है कि आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, कैसे काम चलेगा, है ना। जितना हो सके उतना प्यार दीजिए बच्चों, आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं भाई, मेहनत तो, इस मेहनत के लिए तो लाइक कर दिया करो। वीडियो देख लेते हो, छोड़ सोचते हो जाने दो, क्या मिलेगा भाई, आपके लाइक से हमें भी जुनून मिलता है, हमारे अंदर भी एक जोश आता है, खुशी मिलती है बच्चों, ठीक। इसलिए ये चीज कर दिया करें, है ना। वीडियो जैसे क्लिक करते हैं कम से कम लाइक तो मार दिया करें। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जी देखिएगा कि गुनाहों के देवता किसकी रचना है। गुनाहों का देवता, ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना बच्चों। तो ये गुनाहों के देवता, ये बहुत ज्यादा, ये एक पढ़ी जाने वाली ये भी एक रचना है। तो आपके ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, गुलाब राय, या फिर रघुवीर सहाय। तो बच्चों ये गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, और इनकी एक और प्रसिद्ध रचना है धर्मवीर भारती की, तो वो है सूरज का सातवां घोड़ा, ठीक। सूरज का सातवां घोड़ा, ये भी इनकी सातवां, सूरज का सातवां घोड़ा भी इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है बच्चों, सूरज का सातवां घोड़ा, ठीक, याद रखना, ये भी इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। अगला क्वेश्चन कि हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे, जैसे उनके दिन फिरे, ये किस विधा की रचना है। देखिए विधा पूछ लिया, किस विधा की रचना है, तो भाई आपके ऑप्शन है उपन्यास, कहानी, निबंध, या फिर नाटक। तो हरिशंकर परसाई, तो अगर देखिए रचना भी पूछ लिया कि भाई ये किसकी रचना है, तो हरिशंकर परसाई जी की है। इस टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है। बाकी विधा पूछा है तो बच्चों ये कहानी है, ये क्या है, ये हरिशंकर परसाई जी की एक कहानी है। क्लियर हो गया। चलिए तो जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक। चलिए हम साइड हो जाते हैं। हो गया बच्चों। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, अब हम आते हैं काव्य साहित्य के अंतर्गत। तो काव्य साहित्य के अंतर्गत हम प्रवेश कर रहे हैं भाई काव्य। अब काव्य साहित्य में आपके प्रमुख
बहुविकल्पी प्रश्न की बात करें तो भाई जैसे पहला क्वेश्चन, वैसे तो क्वेश्चन नंबर ये 19 है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, यानी तार सप्तक का जो प्रकाशन हुआ वो किस वर्ष हुआ है। आपके विकल्प है 1954 ईस्वी, 1943 ईस्वी, 1938 ईस्वी या फिर 1936 ईस्वी। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा 1943 ईस्वी। ये विकल्प जो होगा बच्चों ये सही विकल्प हो जाएगा। अब तार सप्तक से संबंधित कुछ बातें हैं, चलिए उनको समझ लेते हैं। देखिए बच्चों ये जो तार सप्तक है, तार सप्तक है क्या? तो ये तार सप्तक का मतलब है कि इसमें 7 कवियों का समूह है। कितने कवि अगर पूछ लिया जाए, विकल्प बहुविकल्पी में पूछता है, ये 7 कवियों का एक समूह होता है बच्चों। तार सप्तक में 7 कवियों का, सप्तक का मतलब 7। अगर तार सप्तक की संख्या पूछ ले, कभी कभार पूछता है कि भाई तार सप्तक की कितनी संख्या है, तो तार सप्तक कितने हैं, तो 3 ही तार सप्तक हैं। अब तार सप्तक का संपादन किसने किया बच्चों? इसका संपादन किसने किया? तो भाई तार सप्तक का संपादन किसने किया? तो अज्ञे जी ने किया। किसने किया बच्चों? अज्ञे जी ने किया। क्लियर? मतलब सारी चीजें एकदम से माइंड में हो जाएंगी, परेशान मत रहिए। तो देखिए कितने क्वेश्चन यहां पर बन रहे हैं। तो एक तो ये हो गया भाई इसका प्रकाशन तो आपने देख ही लिया कि भाई तार सप्तक का प्रकाशन यहां पर हुआ है। अब एक चीज भाई, अब तार सप्तक में अगर हम बात करें बच्चों, तो तार सप्तक में जो तीनों तार सप्तक हैं, एक प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है। तो प्रथम वाला तार सप्तक की बात करें बच्चों, तो उसका प्रकाशन कब हुआ था? द्वितीय का पूछा जाता है और तृतीय का पूछा जाता है, यानी यही 3 है। तो भाई इन तीनों का अलग अलग ये सेट में पूछता है। अब सबके वर्ष याद होने चाहिए, ठीक? कोई भी चीज उठाओ, आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है बच्चों, इसलिए कोई भी चीज है उसको डीपली जानना बेहद जरूरी है रसगुल्लो। इसलिए भाई ये जानना जरूरी है। प्रथम तार सप्तक का मतलब ये, यानी इसी का प्रकाशन हुआ था भाई सन 1900, तो ये 43 ईस्वी में। अब याद रखना, इसके फिर बाद जो दूसरा है वो 1951 ईस्वी में है, ठीक? 8-8 साल का गैपिंग करिए। उसके बाद 1959 है, बस ऐसे याद रखिएगा, ठीक? एक ट्रिक की तरह याद रख लीजिए कि भाई इनका क्या है, गैपिंग देख रहे हैं, गैपिंग है बच्चों, तो वो चीज याद रखिए। ये सब क्या है, इनका प्रकाशन वर्ष है प्रथम, या फिर हम कह लें कि इसका प्रकाशन कब हुआ, 1943 ईस्वी में। द्वितीय तार या दूसरा तार सप्तक का मतलब प्रकाशन कब हुआ, तो 1951 ईस्वी में। तीसरे वाले का कब हुआ, 1959 ईस्वी में। भाई तार सप्तक में क्या है, मतलब कितने कवियों का समूह है, 7 कवियों का। अब उसके बाद तार सप्तक कितने होते हैं, संख्या कितनी है, 3। तो तार सप्तक का संपादन किसने किया, तो अज्ञे जी ने। देख रहे होंगे कि सारे क्वेश्चन यहां से आपके कम से कम 4 से 5 प्रकार के क्वेश्चन तो तैयार हो गए हमारे। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य, विकल्प आपके हैं खुमार रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो या फिर परमाल रासो। तो बच्चों हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो ये बच्चों हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। अब यहां से एक चीज याद रखना बच्चों कि ये जो है, ठीक, मतलब एक मिनट, ये जो पृथ्वीराज रासो है, पूछा जाता है कि पृथ्वीराजो मतलब पृथ्वीराज ये रासो की भाई इसकी रचना किसने किया था। तो किसने किया था बच्चों, चंद बरदाई ने। किसने, इस भाई चंद बरदाई, ठीक, चंद बरदाई जी ने इसकी रचना किया था, ठीक है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन, पृथ्वीराज रासो। किसके द्वारा रचा गया, चंद बरदाई की, ठीक। तो ये चंद बरदाई की रचना है, तो मतलब इनका ये प्रथम महाकाव्य होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके घुमा फिरा कर भी पूछता है। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। हो गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि कामायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं। कामायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं। आपका विकल्प है 9 या फिर 12 या फिर 15 या फिर 17। तो बच्चों कामायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, तो ये इसमें है 15 सर्ग। कितने सर्ग बच्चों, 15 सर्ग, याद रखना, ठीक।
कितने सर्ग? 15 सर्ग। अब देखिए इससे संबंधित भी बहुत सारी चीजें पूछ सकता है। ठीक, ये कामायनी के बारे में भी कई बार बहुत सारे क्वेश्चन घुमाकर पूछा गया है बच्चों। सबसे पहला कि कामायनी है क्या, तो ये क्या है? एक महाकाव्य है, एक महाकाव्य है। और इसमें पूछता है कि भाई कामायनी में कितने, देखिए सर्ग पूछ लेगा, कितने सर्ग हैं, तो भाई सर्ग की संख्या कितनी है, तो इसमें 15 सर्ग हैं। ठीक, अब उसके बाद कामायनी की बारे में बात करें, अगला तो कामायनी की भाई रचना किसने किया था, इसकी रचना किसने किया था, तो ये जयशंकर प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो कोई भी महाकाव्य हो, ये जैसे कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें याद में भाई याद रखना होता है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे घुमाता है। कई बार पूछा गया बच्चों कि कामायनी क्या है, तो ये दे देगा भाई कि इसका क्या मतलब, ये महाकाव्य आपका ऑप्शन रहेगा। या फिर कामायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, तो 15 हैं। तो कामायनी महाकाव्य जो है किसकी रचना है, तो ये जयशंकर प्रसाद जी की है। तो इससे रिलेटेड कई मतलब ऐसी बातें हैं जो घुमा फिराकर पूछता है। ठीक है, तो हमें एकदम से तैयार रहना है, कुछ भी पूछे ना हम तो निपटारा करके आएंगे। क्लियर। अगला है कि चांद का मुंह टेढ़ा, ये जो चांद का मुंह टेढ़ा है भाई हमको सीधा करना है ना, यानी चांद का जो मुंह टेढ़ा है ये किसकी रचना है, आपके विकल्प हैं भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्ति बोध, केदारनाथ अग्रवाल या फिर शमशेर सिंह बहादुर। तो भाई इसकी अगर हम बात करें कि इसकी रचना किसने किया था, तो मुक्ति बोध जी ने। ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा इसकी रचना। ठीक, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है रसगुल्लों कि रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया। आपके विकल्प हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने, या फिर मिश्र बंधु जी ने, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, या फिर रमा शंकर शुक्ल रसाल जी ने। तो बच्चों रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया, तो ये है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। अब यहां से एक क्वेश्चन ये पूछता है बच्चों, यहां से एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछता है कि रीतिकाल का अन्य नाम है, तो विकल्प दे देगा। ठीक, विकल्प दे देगा तो भाई रीतिकाल को ही श्रृंगार काल कहा जाता है, लेकिन कहा किसने, तो वो कहा विश्वनाथ मिश्र जी ने। ठीक है ना, किसने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। अगला क्वेश्चन है कि सुमित्रा नंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था। अब इसको तो नहीं भूलना चाहिए भाई, क्योंकि इतनी बार हमने करवा दिया, अगर अब भी आप भूलते हो तो भगवान ही बचा है आपको। क्वेश्चन है कि भाई किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सुमित्रा नंदन पंत जी को। तो आपके ऑप्शन है चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन या फिर पल्लव। तो बच्चों इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदंबरा के लिए, है ना। हमने कई बार बताया बच्चों चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, लेकिन भाई इसके लिए भी कुछ मिला था। तो क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या मिला था बच्चों, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था कला और बूढ़ा चांद के लिए। चलिए एक बार एक फ्रेम में फिर से हम लिख देते हैं भाई, जितनी ध्यान देना बच्चों। ठीक, जिनको भी मिला है याद रखना, सबको लिख देते हैं 1 2 3 4 जो प्रमुख हैं। ठीक है, देखिए अब सबके नाम याद रखना। पहला अगर हम बात करें बच्चों, दिनकर जी को किस रचना के लिए मिला था, रामधारी सिंह दिनकर जी को किस रचना के लिए, तो इनको मिला था उर्वशी के लिए। किसके लिए बच्चों, उर्वशी रचना पर मिला था। और दूसरा हम बात करें तो जैसे दूसरा पंत जी हैं, ठीक, तो यहां पर आप देख ही रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत, तो यहां पर पंत जी को किसकी रचना के लिए, तो भाई ये तो चिदंबरा आप देख ही रहे हैं, इनको चिदंबरा के लिए मिला था, चिदंबरा के लिए। ठीक, चिदंबरा के लिए मिला था। क्या लिख रहे हैं, दिदंबरा लिख रहे हैं भाई, चिदंबरा, चिदंबरा के लिए मिला था। अगला देख लेते हैं बच्चों तीसरा। तीसरे में बात करें तो जैसे तीसरे में और एक है जैसे महादेवी वर्मा जी हैं, महादेवी वर्मा का भी भाई याद रखना है। महादेवी वर्मा जी को यामा के लिए मिला था। किसके लिए, यामा के लिए मिला था। और उसके बाद बच्चों अगला जो है वो है अज्ञे जी। कौन है, अज्ञे जी। तो
सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे जी को किस रचना के लिए मिला था? इनको मिला था कितनी नाव में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी बार। ठीक, यहां पर थोड़ा रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, शायद ना दिख रहा होगा, बट अच्छे से देखिए हमने सब लिख दिया है बच्चों। एक बात का ध्यान देना, आपके ये जो बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर होगा। तो किसको मिला है हमने लिख दिया है बखूबी, आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, दिनकर जी को उर्वशी के लिए मिला था, पंत जी को चिदंबरा के लिए मिला था, महादेवी वर्मा जी को यामा के लिए मिला था, और अज्ञे जी को कितनी नावों में कितनी बार के लिए मिला था। ये चार प्रमुख यहां पर हमने कवियों के नाम हैं। ठीक, ये कवित्री हैं, लिख दिया है। अब इसको किस रचना पर मिला है, आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चों आपको अच्छे से तैयार करना होगा। ठीक है, सारा लिख दिया है ताकि अब पूरा का पूरा डाउट ही एकदम गायब हो जाए। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों हो गया, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आप देख रहे हैं ना कि देखने में ये 24 क्वेश्चन पहुंचे हैं, बाकी वैसे तो हम 30-35 क्वेश्चन के ऊपर पहुंच गए होंगे, है ना, क्योंकि जितने टॉपिक हैं उससे रिलेटेड सारी चीजें भी तो हम देख रहे हैं। जैसे यहां पर 4 क्वेश्चन तो आपका ये तैयार हो गया बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया था? ठीक है, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा था? विकल्प है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, या मिश्र बंधु जी ने। तो देखिए बच्चों, आदिकाल का अन्य नाम पूछ लिया जाए तो वीर गाथा काल, विकल्प में ये आ सकता है पहला क्वेश्चन कि आदिकाल को किस और नाम से जाना जाता है? वीरगाथा काल के नाम से। एक क्वेश्चन बन सकता है कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? तो बच्चों इसका सही विकल्प हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बच्चों वीरगाथा काल को, मतलब ये आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? यानी निम्नलिखित में से रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन सी है? परशुराम की प्रतीक्षा, ऐसा कोई घर आपने देखा है, या फिर पृथ्वी पुत्र, या फिर स्वर्ण किरण। तो भाई रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है परशुराम की प्रतीक्षा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, यही इनका क्या हो जाएगा, मतलब इसका सही विकल्प हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए मजा आ रही कि नहीं, कमेंट जरूर करिएगा। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो भाई किनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? आपके विकल्प हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। तो भाई सबको मिला है सिवाय एक को छोड़कर, और वो तो अब समझ में आ ही गए होंगे। देख लीजिए भाई, सबको याद करने का फायदा यही है कि भाई हमें पता है कि इनको भी मिला है, इनको भी मिला है, इनको भी मिला है, साथ में अज्ञे जी को भी मिला है, बट राम मतलब ये जयशंकर प्रसाद जी को नहीं मिला है। क्लियर हो गया, यहां पर नहीं पूछा है। इसी तरह का दिए थे कम्युनिटी में जब आप लोगों ने गलती किया था। अगला क्वेश्चन, हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? आपके विकल्प हैं भवानी प्रसाद मिश्र, या बाल कृष्ण मतलब शर्मा नवीन, या फिर अज्ञे जी, या फिर नागार्जुन। तो सही विकल्प हो जाएगा अज्ञे। हरी घास पर क्षण भर ये किसकी रचना है बच्चों? अज्ञे जी की रचना है। क्लियर हो गया। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिएगा एक क्वेश्चन और आपका काफी इंटरेस्टिंग मिल गया कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम दिया है। तो हिंदी साहित्य को मतलब आदिकाल को चारण काल किसने कहा? अब देखिए ये भी हो गया कि आदिकाल को मतलब कौन सा काल कहा जाता है। पहले भी एक क्वेश्चन आदिकाल से रिलेटेड हमने देखा है। ठीक है, तो आदिकाल को चारण काल किसने कहा बच्चों? तो चलिए देखते हैं। विकल्प है राहुल सांकृत्यायन ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने, राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। ठीक, तो आदि मतलब हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल कहा है राम कुमार वर्मा जी ने। आपका जो विकल्प हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन, वैदेही वनवास के कवि कौन है?
वैदेही वनवास किसकी रचना है बच्चों? आपके विकल्प हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जयशंकर प्रसाद जी, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर मैथिली शरण गुप्त जी। तो बच्चों हम बात करें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ये भी रचना है, ठीक है, मतलब इनकी रचना है वैदेही वनवास। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए तो इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज्यादा वक्त नहीं लेंगे किसी भी क्वेश्चन पर, क्योंकि बच्चों अब वक्त वैसे भी है ही नहीं, और इस समय आपके पास जो भी वक्त है वो है सिर्फ रिवीजन का, और कुछ ना करिए। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर लगाइए और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए, और कुछ भी नहीं करना है, इतना याद रखना। तो बच्चों कह रहा है कि कबीरदास प्रमुख कवि हैं, तो कबीरदास भाई प्रमुख कवि हैं, तो आपके ऑप्शन है निर्गुण काव्य धारा के, सगुण काव्य धारा के, प्रगतिवादी काव्य धारा के, प्रयोगवादी काव्य धारा के। तो कबीरदास जी किस भाई? ये है निर्गुण काव्य धारा, यानी ये निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत हैं। ये हमेशा आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, है ना, ये आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, याद रखना, इसलिए ये निर्गुण है, सगुण नहीं है, निर्गुण काव्य धारा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस धारा, मतलब मलिक मोहम्मद जायसी को किस धारा का कवि माना जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है ज्ञान मार्गी अथवा संत काव्य धारा, राम मार्गी शाखा, या फिर सूफी काव्य धारा, या फिर सगुण भक्ति धारा। तो बच्चों ये मलिक मोहम्मद जायसी जी जो हैं वो सूफी काव्य धारा, यानी सूफी जो शाखा है या सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है कि तार सप्तक के प्रवर्तक या संपादक कौन है? बताने की जरूरत तो होगी नहीं, है ना, तुरंत आंसर तो मिल गया होगा। विकल्प देख लेते हैं, अज्ञेय, या फिर धर्मवीर भारती, या फिर प्रयोग नारायण त्रिपाठी, या फिर सुमन राजे। तो भाई हमें तो मिल गया ना, तार सप्तक के प्रवर्तक कौन है? अज्ञेय जी हैं। पूरा का पूरा भी तार सप्तक का पोस्टमार्टम हमने आगे किया है। ठीक है, चलिए हो गया बच्चों। अगला क्वेश्चन की राम मतलब कामायनी किस युग की रचना है? देखिए ये भी क्वेश्चन बन सकता है भाई, कामायनी क्या है? महाकाव्य है। कितने सर्ग होते हैं? 15 सर्ग होते हैं। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। बट यहां पे एक चीज और है कि कामायनी किस युग की रचना है, यह भी जानना बेहद जरूरी है। तो विकल्प है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, या फिर छायावादी युग। तो अगला है प्रगतिवादी युग। याद रखना बच्चों कि जो कामायनी है रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की। जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं? तो वो है छायावादी की। क्योंकि किस युग के कवि हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है 22 में भी 23 में भी। तो जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं? छायावाद के। तो जाहिर सी बात है भाई, कामायनी किस युग की रचना है? तो छायावादी। तो उससे संबंधित चीजें भी आप कनेक्ट करके, नहीं भी पता है तब भी उससे जोड़कर आप भाई, आपको पता है कि जयशंकर प्रसाद जी किस युग के कवि हैं? छायावाद। तो उनकी जो ये रचना है वो भी तो छायावाद की युग होगी कि नहीं बच्चों? होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा गा, यानी तीसरा विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वैसे तो क्वेश्चन भाई कहने के यहाँ पे 34 हैं, लेकिन हमने तो 50 क्वेश्चन से भी ज्यादा कवर कर दिए हैं। बट डोंट वरी, और भी जो बचे हैं, अगर आपके कमेंट आते हैं तो हम फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की एक और 30 से 40 या 50 क्वेश्चन की वीडियो लाएंगे, उनको भी निपटा देंगे। क्योंकि वक्त नहीं है, जल्दी कमेंट करना पड़ेगा अगर चाहिए तो, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना बच्चों, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।